सचिन, सचिन हाँ जी सर। तुम हिंदी वाले ग्रुप में हो क्या? हिंदी वाले में हाँ जी हूँ सर। उसमें डाल देना, लिंक डाल देना जो है सो। ठीक है मैं सर, भेज ठीक है। दूंगा तो। सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। किसका? स्क्रीन शेयर करने के लिए जो है वो ऐप डिसेबल दिखा रहा है। अच्छा, अभी हो जाएगा। आ गया ऑप्शन? हाँ जी, आ गया। स्टार्ट करें? 1 मिनट बस, हो गया। हाँ, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज यादव। धर्मेंद्र जी, मैं हाँ। आपका एक बार कर लूँ। नमस्कार। आज हमारे साथ लेक्चर देने के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव जी हैं, जिनका विषय उच्च शिक्षा में ई लर्निंग और उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग तकनीक का प्रयोग के बारे में आज हमें धर्मेंद्र जी बताएंगे। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स डिटर्मिनोलॉजी में विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स से आपको लगभग 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। आपको प्रशासनिक कार्यों की भी खास अनुभव है। आपको सैंपलिंग थ्योरी, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक हेल्थ में विशेषज्ञता हासिल है। आप रिव्यू जर्नल ऑफ बिजनेस एंड डाटा एनालिटिक्स में संस्थापक भी रहे हैं। आप 10 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस में शामिल हो चुके हैं। आप बहुत ही जानी मानी संस्थाओं के सदस्य रहे हैं, जैसे द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल स्टैटिक्स। आपने यूनाइटेड नेशन FAQ द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में सक्रिय भागीदारी भी की है। तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है सर। आप अपनी बात शुरू करें सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजनकर्ताओं को, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि मैं आप लोगों के साथ अपने विचार आपके समक्ष रख सकूं। तो मेरा जो ये विषय है, यह जो वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, मशीन लर्निंग, उसका हम किस प्रकार उच्च शिक्षा में प्रयोग करेंगे ई लर्निंग के लिए। क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इस समय हमारे पास ई लर्निंग के अलावा अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। इसलिए हमें जानना होगा कि हमें कौन कौन सी जो नई नई तकनीक है जिनका इस्तेमाल करके हम इसे और भी अच्छा कर सकते हैं, तो उनके ऊपर मेरी चर्चा होगी। तो मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में
ऐसे बहुत से हम लोग कार्य करते हैं जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। तो क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता? ये दरअसल हमारी जो 21वीं शताब्दी है, इसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सदी मानना जो होगा वो इस वक्त नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो कंप्यूटर, जो वर्तमान में कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहे हैं या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, उसमें हम अपने ह्यूमन या कह सकते हैं मानवीय गुणों को उसमें डाल करके उनसे हम अपना कार्य करा सकते हैं। और जहाँ पर बहुत ही जो खतरनाक जगह होती हैं, जहाँ पर हम डायरेक्ट मानव को या ह्यूमन बीइंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्रयोग के लिए, वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि युद्ध में विभिन्न तकनीकें या फिर किसी ऐसा ऐसा प्रयोग जहाँ पर हमारी जान को खतरा हो सकता है, वहाँ पर हम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो रोबोटिक्स, जो रोबोट होता है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च उदाहरण है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम दिन प्रतिदिन करते हैं अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली जो नए नए ऐप आए हुए हैं, टेक्नोलॉजी आई है, तकनीक आई है, उनका इस्तेमाल करके। जैसे कि जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आज के समय में यदि हमें कहीं जाना है तो हम कोई भी अपनी कार या जो हमें रास्ता नहीं पता है उसकी मैप की लोकेशन के लिए हम सिर्फ लोकेशन डालते हैं और उस लोकेशन के आधार पर कंप्यूटर हमें बता देता है कि हमें किस दिशा में जाना है। तो यह एक गूगल मैप एक जो उदाहरण है, यह एक जो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। इसी प्रकार गूगल असिस्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हम आप जो भी इसको बोलते हैं करने के लिए या उसको संचालित कर देता है। तो यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदाहरण है जो कि हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। इसी प्रकार जो हम सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, जितने सारे कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक, लव, जितनी भी चीज़ें होती हैं, लोगों का जो रिएक्शन होते हैं भावनात्मक, तो उनकी भावनात्मक जो एनालिसिस करते हैं, उनकी भावनाओं की, फीलिंग्स की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार है उनके, इसके बारे में जो हम एनालिसिस करते हैं और उन एनालिसिस के आधार पर, इसे हम सेंटिमेंट एनालिसिस या भावनात्मक एनालिसिस कहते हैं, इन भावनाओं की एनालिसिस करते हैं और इसके आधार पर बहुत से लोग अपने स्लोगन्स या चुनाव प्रचार में इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि ये लोगों की तरफ उनका रुझान आ सके, क्योंकि ये लोगों की पहले भावनाओं को एनालिसिस कर लेते हैं। तो यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक अंग है, पार्ट है। इसी प्रकार जो वर्तमान में एलेक्सा और सीरी, ये दो चीज़ें जो है इस्तेमाल की जा रही हैं, जैसा आप सभी जानते होंगे या न्यूज़ वगैरह में आप जो टेलीविज़न वगैरह पर देखते रहते होंगे कि एलेक्सा प्लीज़ प्ले माय म्यूजिक, एलेक्सा कृपया हिंदी सॉन्ग, हिंदी गाने बजा दीजिए। इस तरह से लोग बोलते हैं। और जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है एलेक्सा, जो कि अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो उनके पसंदीदा गानों को स्टार्ट कर देता है, बजाना शुरू कर देता है। इसी प्रकार सीरी है। तो ये सब क्या है, इनमें आप देखिए ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन के द्वारा या मानव के द्वारा जो उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर वो कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो कि मानव ने अपनी जो बुद्धिमानी है वो मशीन में कुछ चीज़ें डाल करके, प्रोग्रामिंग करके उनको इस लायक बनाया है कि वो मनुष्य की सहायता कर सकें। इसी प्रकार से कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और भी जो एग्जाम्पल हैं या उदाहरण हैं वो आपके सामने हैं। जैसे कि जीपीएस मैं बता चुका हूँ। इसी तरह से डेटिंग ऐप आजकल लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप सपोज़ किसी को मिलना चाहते हैं या शादी या इन सब चीज़ों के लिए जो अपना लोग डाल देते हैं इसमें प्रोफाइल, उसके आधार पर आप लोगों से मिल सकते हैं। इसी प्रकार नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ही उदाहरण है। इसी तरह से म्यूज़िक स्ट्रीमिंग या रेस्टोरेंट बार के रिव्यू के बारे में आप लिखना चाहते हैं। सपोज कि आप किसी बार या रेस्टोरेंट में गए हैं तो वो रिव्यू मांगते हैं कि भाई आप हमारे बारे में, हमारे होटल के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में रिव्यू दीजिए। वो स्टार मानते हैं कि 4 स्टार, 2 स्टार, इस तरह से रिव्यू करते हैं। फिर उस रिव्यू के आधार पर लोग वहाँ पर जाना या ना जाना जो है निश्चित करते हैं। इसी प्रकार जॉब सर्च और ऐप्स होते हैं
जहाँ पर लोग रोजगार के बहुत सी जहाँ पर सुविधाएं होती हैं, लोग अपने मनपसंद रोजगार सर्च कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया आपका, इसी तरह से फेसबुक वगैरह पर जो है, ये सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदाहरण है। तो आते हैं मशीन लर्निंग पर, जो कि मशीन लर्निंग जो हमारा मुख्य विषय है आज का, कि हम मशीन लर्निंग जो है तकनीक है उसको हम उच्च शिक्षा में, या कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन में, या ई लर्निंग के माध्यम से हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मशीन लर्निंग जो है वो दरअसल इसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक अंग है, या कह सकते हैं कि सब सेट है, मतलब इसी के अंतर्गत वो आता है मशीन लर्निंग। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? दिस इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स द कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब कि आप जो कंप्यूटर है उसे आप इस जो चीज़ें बता दें कि वो उसके समझ जाए जो आपके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, ऐसी बुद्धिमत्ता उसके अंदर आप जनरेट कर दें, बना दें, उसे हम मशीन लर्निंग करते हैं। मशीन लर्निंग यानी मशीन इज लर्निंग इटसेल्फ, यानी मशीन खुद से ही चीज़ें सीख ले, उसको आपको फर्दर ऑर्डर, मतलब फर्दर जो है उसके लिए आपको ह्यूमन इंटरवेंशन ना करना पड़े, मतलब कि आपको कोई क्लिक ना करना पड़े, कहीं कुछ ना करना पड़े, आपने सिंपली बोला और वो उस कार्य को वो प्रतिपादित कर दे, तो इसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। तो मशीन लर्निंग, जैसा कि ये आपको वेन डायग्राम दिख रहा है, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो एआई है यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या एक बड़ा प्रकार है जिसके अंतर्गत मशीन लर्निंग आता है। मशीन लर्निंग यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इसका छोटा सा पार्ट है। इसी प्रकार से डीएल जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का भी एक प्रकार है, यानी सबका सेट हो गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर मशीन लर्निंग है, फिर उसके अंदर डीप लर्निंग है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हेन अ मशीन इज एबल टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी जब कोई मशीन एक व्यक्ति की तरह कार्य करना प्रारंभ कर दे, यानी आगे बताना कि ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो इसका हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स या रोबोट्स। इसी प्रकार इसका जो सबसेट हुआ या एक प्रकार है वो है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, जिसमें हम क्या करते हैं, इट इनकॉर्पोरेट्स मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल, यानी जो आपके गणित के और सांख्यिकी के विभिन्न प्रकार के जो मॉडल होते हैं उनको हम शामिल करते हैं, और उनके आधार पर हम और भी अच्छी जो प्रेडिक्शन होता है या आगे चलते हैं कि भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं। इसी प्रकार डीप लर्निंग जो होती है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी एक प्रकार है, डीप मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही जटिल कह सकते हैं आप है कि प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन, लोगों की आवाज़ की पहचान करना, लोगों का इमेज रिकॉग्निशन, यानी लोगों की जो इमेज होती है, फोटो होती है, चित्र होता है, उसको पहचानना। जैसे कि इसका बहुत मैं अच्छा एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे कि आप फेसबुक पर जब आपको कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं, सपोज़ कि आपके साथ में 4 मित्र हैं, आपने फ़ोटो की और साथ में 4 लोगों की और भी फ़ोटो आपने अपलोड की, तो उसमें क्या होता है कि आपके साथ में 4 लोगों के वो टैग के लिए ऑप्शन ऑलरेडी देने लगता है कि धर्मेंद्र यादव विद दिस, बाकी इन 4 लोगों के साथ। तो ऐसी क्या चीज़ है कि वो अपने आप से ही पहचान गया कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का ये नाम है, इस व्यक्ति का ये नाम है, ऑटोमेटिकली जो वो टैग करने लगता है। मुझे लगता है कि आप सबने ये इसका अनुभव किया होगा। तो यह एक मशीन लर्निंग या इसका उसके अंतर्गत जटिल प्रक्रिया जो है वो डीप लर्निंग, ये डीप लर्निंग का सटीक उदाहरण है। तो ये एक मशीन लर्निंग का हो गया कि किस तरह से हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में ये शामिल है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं कि इसका जो वर्क कल्चर है, यानी इसका जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है, वो कैसे कार्य करती है। ये जो एक मशीन लर्निंग है वो किस प्रकार किसी कार्य को किसी प्रतिपादित करती है। जैसे कि इनपुट डेटा, यानी जब हम किसी भी मशीन में, वो कंप्यूटर हो सकता है हमारा, उसमें हम अपना डेटा इनपुट करते हैं। इनपुट डेटा का मतलब उसके अंदर हम डेटा जो है फीड कर रहे हैं। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो आर हो या स्पेसिस हो, डिफरेंट टाइप के आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके माध्यम से उस डेटा की एनालिसिस की जाती है। उसने क्या किया, एनालिसिस डेटा की। उसके बाद मशीन लर्निंग में क्या होता है कि उस डेटा जो एनालाइज किया उसके आधार पर उसने पैटर्न बताना स्टार्ट कर देता है कि मतलब उस जो डेटा है उसका
क्या पैटर्न है, वो किस तरफ जा रहा है, उसका अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या डाउनवर्ड में नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो उसके बारे में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसा कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं इस समय देना चाहूँगा, जैसा कि आप कोरोना इस समय चल रहा है, कोविड-19, इसमें जो स्टार्टिंग का था वो उसका जो बढ़ने की क्षमता थी, वृद्धि थी, जो जिस तरह से वो फैल रहा था, तो इसको आप सभी ने देखा होगा, जो ग्राफ बन के आ रहे थे वो अपवर्ड डायरेक्शन में बन के आ रहे थे, कि मतलब जो है वो समय के साथ वो बढ़ता जा रहा था। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ प्रिडिक्शन। ये आप बता रहे हैं कि भाई इस समय के अगर इस तरह से हमारा ये जो प्रचार है ये इस तरह से चलता रहा कोरोना का, तो 1 महीने बाद हमारे जो टोटल नंबर्स होंगे पेशेंट्स के या सफरिंग उसके, वो इतने होंगे। ठीक है, फिर क्या करता है कि स्टोर्स द फीडबैक, यानी वो डेटा को जो है फीडबैक लेता है लोगों से। जैसे आपने क्या किया, ये आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, इसमें लोगों से फीडबैक लिए जाएंगे, तो जो भी फीडबैक होंगे वो स्टोर कर लिए जाएंगे और ये अगली जो कार्यशाला होगी, अगली वर्कशॉप होगी, उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मशीन लर्निंग कार्य करती है। तो ये कुछ भी अलग से नहीं करती है, इसके अंतर्गत ऑलरेडी हम अपने प्रोग्राम पहले से इनबिल्ट होते हैं। जैसे कि डेटा को हमने इनपुट किया, उसने एनालिसिस की डेटा की, पैटर्न को किया, प्रेडिक्शन और स्टोर, और इसके बाद में फिर वो फीडबैक लेकर के उसको फर्दर स्टडी के लिए इस्तेमाल करता है। तो आते हैं मशीन लर्निंग के जो टाइप्स होते हैं, यानी कितने प्रकार की मशीन लर्निंग होती है। तो जो इम्पोर्टेंट मशीन लर्निंग टेक्निक्स होती हैं उनमें हम तीन तरह की चीज़ों में इसमें विभाजित कर सकते हैं। पहले आपका सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा प्रकार आपका हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा प्रकार हो गया आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग की हम बात करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुपरवाइज जो लर्निंग होती है वो एक प्रकार का माध्यम है जिसमें कि इसकी सुपरविजन किया जाता है, जिसका हम इसके बारे में एक व्यक्ति या एक ऐसी प्रणाली इसके ऊपर रखी जाती है जो कि इस पर हम नियंत्रण करते हैं या इसकी देखरेख करती है। तो सुपरवाइज लर्निंग जैसे इसमें हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट, यानी जिसे हम कोई भी डेटा है उसे इनपुट करते हैं और उसके आधार पर वो आउटपुट हमें प्रदान करता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो कुछ इमेज है, चित्र है, हमें नहीं पता है या कंप्यूटर को नहीं पता है कि ये एप्पल है या बनाना है या सेब है या ये जो है केले का क्या है इमेज, इसे लगता है बस ये कोई इमेज है। तो अब इसको आपको पहचानना है, आपको मतलब कंप्यूटर को पहचानना है। तो कंप्यूटर को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज इनपुट करते हैं, डेटा, यानी ये हमारा डेटा हो गया, इसको हम इनपुट करेंगे। उसके बाद हम इसे ट्रेनिंग देंगे, मशीन को हम ट्रेनिंग देंगे कि कोई एक ऐसा इमेज या एक ऐसी वस्तु जिसका रंग लाल हो, जिसका शेप या आकार इस तरह से हो, इसका वेट इतना हो, या तो वो शेप कहलाता है, वो उसको हम क्या कहेंगे, शेप कहेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ट्रेन किया। इसके बाद ये जो प्रोसेसिंग करता है, इस प्रोसेसिंग के बाद ये जो है आ जाता है आपका, जब हम दोबारा यहाँ पर कोई एक इमेज देंगे, जब एक दोबारा इमेज देंगे कंप्यूटर की, तो ये क्या हो जाएगा, पहचान लेगा तुरंत कि ये जो है, अब आपने जो इमेज दी हुई है ये क्या है, न्यू जो इमेज इनपुट इमेज हमने करी, तो इसने तुरंत बता दिया कि ये एप्पल है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं कि भाई इसका आकार ऐसा है, इसका रंग ऐसा है। इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर मशीन को लर्न करा दिया, सिखा दिया, इसीलिए इसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। सुपरवाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संचालित होता है एक सुपरवाइजर के द्वारा। सुपरवाइजर कौन है? जो भी इसके द्वारा जो मेथड या मॉडल हम बना रहे हैं वो इसको सुपरवाइज करेगा कि अगर इसका आकार ऐसा है, इसका ऐसा है, तो तुम क्या कहोगे इसे, तो इसे आप एप्पल कहेंगे। तो ये आपका हो गया सुपरवाइज्ड। इसी प्रकार जो सुपरवाइज लर्निंग की जो टेक्निक्स होती हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, वो आपकी हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण,
यानी हम क्या कर सकते हैं, हमें इनपुट को दिया गया, तो उस इनपुट में हमने क्या किया, इनपुट में जो है कि जैसे इस समय कोरोना का है कि उन्हें कुछ जो है सिम्टम्स या लक्षण बताए गए कि आपको बुखार आ रहा है, आपके सांस नहीं ले पा रहे हैं, या इस तरह से जो है इचिंग हो रही है, या गले में है खराश है, या इस तरह के बहुत से लक्षण होते हैं। अगर ये अंतर्गत आ रहे हैं आपके, तो आप कहेंगे कि ये कोरोना से पीड़ित है। या फिर अगर नहीं आ रहे हैं तो उनके आधार पे हम कहेंगे कि ये कोरोना के लक्षण नहीं है, या ये कोरोना से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। यानी इसको हमने वर्गीकृत किया है, इसमें जो कोरोना से पीड़ित हैं और बीमार नहीं है, दो वर्गों में हमने इसको विभाजित किया। तो ये क्या हो गया, सुपरवाइज लर्निंग। इसी प्रकार रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन में क्या होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कि हमारा जो रेट है किसी चीज़ का, प्राइस जैसे हमने बताया, वो बढ़ रहा है या घट रहा है समय के साथ साथ, उसके बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। यानी ये कोरोना जो है या कोविड-19 है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। वो हो सकता है कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स हो उस पर निर्भर कर रहा हो, या हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें प्रदूषण कितना है उस पर डिपेंड कर रहा हो, या हम कितना भीड़ भाड़ की जगहों पे जाते हैं उस पर डिपेंड कर रहा हो। तो इन सबके संबंध में जो होते हैं आपस में, कि कोरोना का और इन बाकी जो तथ्य हैं या फैक्टर्स हैं, कारक हैं, इनसे क्या संबंध है, अगर इसकी स्टडी की जाती है तो वो वहाँ पर हम रिग्रेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है कि इसको आपने क्या किया है, सिर्फ इनपुट डेटा दिया और आउटपुट डेटा आपके पास नहीं है। यानी कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो डिफाइन करेगा कि ये तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा। डेटा हमने दिया, अब उस डेटा को मशीन अपने आप से जो है इसको पढ़ करके कुछ रिजल्ट देगी। वो रिजल्ट ऐसे होंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, वो डेटा का क्या ट्रेंड है, या किस तरह के लोग उसमें डेटा में किस तरह की सिमिलरिटी है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, येलो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ग्रीन पॉइंट्स हैं, कुछ जो आपके बैंगनी रंग के पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार के हैं, ये दूसरे प्रकार के हैं, ये तीसरे प्रकार के हैं। तो टोटल जो डेटा को इन्होंने 3 प्रकार में जो है इसको विभाजित कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो ये कहलाएगा आपका। लेकिन टोटल जो हमने इनपुट डेटा दिया था उसको इसने अपने प्रकार कई 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया, बता दिया, या पैटर्न के हिसाब से या उनकी सिमिलरिटी के हिसाब से, समानता के आधार पर। तो इसे हम कहेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग बेसिकली जो है आपका 2 तरह का होता है, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन रूल माइनिंग। जो हमने ये बताया क्लस्टरिंग, ये क्लस्टर्स क्या होते हैं, जो आपस में एक समान ग्रुप होता है, उन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं, समरूपता होती है जिनमें। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट डेटा देते हैं हम। इनपुट जैसे हमने बताया था, यहाँ पर इमेज, कुछ एप्पल की इमेजेस दी गई और उसे हमें अलग से सुपरवाइज किया, बताया कि इसका रंग ऐसा होगा, सब कुछ ऐसा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एप्पल कहलाएगा या सेब कहलाएगा। यह वस्तु सेब होगी, या इमेज जो है, चित्र है, वो सेब का होगा। तो फिर हमने दोबारा जब इसको वही इमेज दिखाई तो उसने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर बता दिया कि यह एक सेब है या एक एप्पल है। इसको हम कहेंगे सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पर आपको इनपुट दिया गया और साथ में सुपरविजन दिया गया, तब आप जो है प्रेडिक्शन कर पाए। अनसुपरवाइज में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ इनपुट दिया जाएगा, कोई भी आपको देख लीजिए सुपरविजन नहीं इसको दिया जा रहा है। इसने खुद से स्वयं से क्या किया, जो समरूप थे, सिमिलर टाइप की जो इमेजेस थी, उनको इसने 3 इसमें विभक्त कर लिया। 3 प्रकार के जो फल थे उसने बनाना, एप्पल और संतरे या ऑरेंजेस, तो इन तीनों में जो है इसने विभक्त कर लिया। यानी जो सिमिलर जो चीज़ें दिखी इसे मॉडल को, कंप्यूटर को उसने 3 में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पर कोई भी सुपरविजन नहीं है, ये सिर्फ सिमिलरिटी बता रहा है और ट्रेंड बता रहा है कि डेटा का ट्रेंड क्या है। तो ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में यह अंतर है। तीसरी प्रकार की जो आती है वो होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है कि आप किस तरह से उसको और भी अच्छा बना सके। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आपने अपने उसमें विचार डाल करके जो उसने रिस्पॉन्स दिया था उसको और भी कह सकते हैं उच्चीकृत या और रीइंफोर्स्ड वे में बताया। जैसे कि
आप चित्र में देख सकते हैं कि इनपुट जो वेरिएबल है, एप्पल का इमेज दिखाई हमने, कंप्यूटर से हमने रिस्पॉन्स जानना चाहा तो इसने बताया कि इट्स अ मैंगो या एक आम है। लेकिन हमने देखिए क्या बताया, जो प्रीवियस आधार पे हमारे जो फीडबैक हैं, जो हम फीडबैक दे रहे हैं, वो हमने कहा इससे कि नहीं, रॉन्ग, इट्स एन एप्पल, तुम गलत हो, या एक एप्पल है। तो कंप्यूटर ने उसको याद किया, नोट किया, लर्न किया। फिर अगली बार जब आप उसे एप्पल का या इमेज दिखाएंगे तो वो क्या बताएगा, इट्स एन एप्पल। यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारा जो इंटरवेंशन है, फीडबैक, वो इसमें शामिल हो गया है। तो ये और भी अच्छे रिजल्ट देगा। ये भी बेसिकली पैटर्न जो होता है या इन सब के लिए फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस हैं या अनुप्रयोग हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे मैंने आपको बताया, लोगों की जो भावनाएं होती हैं या सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में जैसे बताया मैंने, ट्रैफिक के लिए कि आपको मैप लगा लिया आपने, जो है गूगल मैप, इन सब की सहायता से मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि आपका फ्रॉड डिटेक्शन, कि जो क्रेडिट कार्ड जो होते हैं, क्रेडिट जो बैंक्स जो लोन देती हैं, तो वो क्रेडिट जो है फ्रॉड डिटेक्शन कराती है। पहले जो प्रीवियस डेटा है उस पर्सन का, उस पर हम कि इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है इस व्यक्ति का, वो कैसा रहा है, इसको हम लोन दें या ना दें, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार हेल्थ केयर या स्वास्थ्य संबंधी जो आपका डोमेन है, उसमें भी मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। जैसे आपके डिसीज़ डायग्नोसिस, जो हम इमेजेस या कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम निकालते थे पहले एक्सरे के द्वारा, उन्हें हम मशीन लर्निंग में करके और भी अच्छे रिजल्ट फाइंड आउट और कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार ई कॉमर्स जैसे आप वर्तमान में आप इस्तेमाल ही करते हैं आज सभी, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या बहुत सी ऐसी कॉमर्स की जो है ई कॉमर्स की या व्यवसाय की बहुत सी वेबसाइट हैं ई कॉमर्स की, जहाँ पर आप देखते हैं कि ये मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है। सपोज कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का आप देखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ आप किसी के बारे में सर्च करते हैं, सपोज आप मोबाइल, सैमसंग मोबाइल के बारे में सर्च करते हैं, तो सैमसंग मोबाइल थोड़ी ही देर में आपके कंप्यूटर पे या आपके गूगल पे या कहीं पर भी जो है वो सैमसंग के बारे में ही 4-5 नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कैसे जान जाता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। आप सैमसंग के फ़ोन में इंटरेस्टेड हैं तो सैमसंग का हेडफोन, सैमसंग की बैटरी, बहुत सी अन्य चीज़ों के बारे में वो बताना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार वर्चुअल असिस्टेंट मतलब जो आभासी असिस्टेंट होते हैं जो दिखते नहीं हैं, जैसे कि हमने बताया कि गूगल असिस्टेंट, जिसे हम गूगल को कोई आदेश देते हैं कि गूगल व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली का तापमान क्या है, तो अपने आप से वो रीड करके हमें बता देता है। तो ये एक तरह का वर्चुअल असिस्टेंट है। ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग के ही अनुप्रयोग से संभव हो पाई है। आते हैं हम ई लर्निंग पर। ई लर्निंग जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि इसमें हम किस तरह से मशीन लर्निंग जो तकनीकें हैं उनका किस प्रकार अनुप्रयोग करेंगे। तो ई लर्निंग जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो कोविड-19 का लॉकडाउन का जो भी समय चल रहा है, जहाँ पर हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर ई लर्निंग एक माध्यम है जो कि हमें अपने विद्यार्थियों से जोड़ता है। तो ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग जो आप सीखने की जो क्षमताएं हैं या सीखने का जो एजुकेशन है, शैक्षिक माहौल को आप जोड़ देते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में, कंप्यूटर के साथ में। जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल क्लासरूम के बजाय आप उन्हें कंप्यूटर के साथ में जोड़ दें, तो इसे हम ई लर्निंग कहेंगे। ई लर्निंग का मतलब होता है इंटरनेट। किसी भी चीज़ में आप ई लगा दें, इसका मतलब वो इंटरनेट हो जाता है। ई कॉमर्स, ई लर्निंग। तो कुछ इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या कह सकते हैं इसके जो कुछ गुण हैं, ऐसे कौन कौन से जो प्रमुख इसके लक्षण होते हैं ई लर्निंग के, उसके बारे में थोड़ा सा जो है काम इसमें हम बताना चाहेंगे आपको। जैसे कि एक्सेस का मतलब होता है कि उसका जो उसको हम किस तरह से, कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन लर्निंग को किस तरह से ढाल सकता है, किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो वो इस्तेमाल कर सकता है दो तरीके से। एक तो होता है आपका ऑनलाइन माध्यम से, दूसरा ऑफलाइन माध्यम से। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि आप कहेंगे कि ई लर्निंग जो होता है वो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होता है, जैसे कि इसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आवश्यक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑफलाइन माध्यम से भी हो सकता है। जैसे ऑनलाइन में आप क्या है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फ़ोन
आपके पास में है उस पर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप गूगल और ये जूम और जिस पर हम लोग ये अपना आज का कार्यक्रम कर रहे हैं, गूगल मीट, इन सब के लिए आपको कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जुड़ पाएंगे। लेकिन दूसरा माध्यम क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आप यहाँ पर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे दिया जाए, उससे आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसको आपने सीडी, अपने पेन ड्राइव में, डीवीडी में रखा और ये किसी अपने दूसरे कंप्यूटर में जा करके आपने उसको पढ़ा, तो एक तरह का ये ऑफलाइन मोड हो गया। तो जो ई लर्निंग है वो दोनों तरीके से हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी। लेकिन ऑफलाइन का कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि इसमें जो है आपको जो चीज़ें दी जाएंगी कंप्यूटर में, आपकी डीवीडी में या पेन ड्राइव में, उन्हीं चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से आपको ये संकुचित करती है सीखने की क्षमता में। तो दूसरा इसका लक्षण है वो है स्टूडेंट कंट्रोल, स्टूडेंट काउंट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, यानी आपस में जो स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनके क्या गुण होंगे, वो कैसे आपस में करेंगे काम। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंडिविजुअल का मतलब वो आपका कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में, कि एक लर्नर होगा जो सीखता होगा और दूसरा इंस्ट्रक्टर होगा, इंस्ट्रक्टर बताएगा और जो विद्यार्थी है उसी समय पर वो पढ़ेगा। तो ये क्या हुआ, 1 to 1 हो गया आपका इंडिविजुअल लेवल पे। इसमें क्या हो सकता है कि एक ही तरह से होता है, लेकिन इसका क्या नुकसान है कि ये लिमिट द पीर नॉलेज शेयरिंग प्रोसेस। ये क्या है, आपकी जो सीखने की या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को कम कर देता है, क्योंकि जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी जिनकी सीखने की क्षमता धीरे है, वो जल्दी उसको नहीं पकड़ पाते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। दूसरा जो आपका है वो है ग्रुप, यानी अगर हम समूह में विद्यार्थी कैसे कार्य करेंगे ऑनलाइन लर्निंग में, वो हो सकता है आपका ईमेल के माध्यम से, आपस में वो ईमेल्स के जरिए कर सकते हैं। डिस्कशन फोरम्स बनाए जाते हैं ई लर्निंग ऐप पर, उन डिस्कशन फोरम्स में अपने अपने टिप्पणियाँ या क्वेश्चन रख सकते हैं। उसके अलावा फोरम्स, चैट रूम्स, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो चैट रूम होता है जहाँ पर पूरा वो सबके लिए ओपन होता है, सारे स्टूडेंट्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो उसे वहाँ पर अपने लोग हम जो है क्वेश्चंस या प्रश्न रख सकते हैं, जिनका उत्तर जो है वो दिया जाता है। तो दिस इनकरेज पीर नॉलेज शेयरिंग, ये आपस में जो विद्यार्थियों का जो नॉलेज शेयरिंग है उसका बढ़ावा देता है। However, it might discourage some students when they feel that module phase doesn't make their own। इसमें ये नुकसान हो सकता है कि कुछ जो तीव्र बुद्धि के व्यक्ति होंगे, विद्यार्थी होंगे, जिन्हें सीखने की क्षमता तेज है, वो जल्दी सीख जाएंगे, जो धीरे हैं उसमें हो, तो इस तरह से ये समस्या आती है। जो तीसरा लक्षण है वो है समय का, यानी सिंक्रोनस मतलब एक साथ कार्य कर सकते हैं, एसिंक्रोनस मतलब अलग अलग समय पर कार्य कर सकते हैं। सिंक्रोनस का मतलब हुआ कि जैसे आपका क्लासरूम जो होता है, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है, वहाँ पर टीचर पढ़ाता है और विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो एक तरह का इंटरेक्शन होता है, 1 to 1 इंटरेक्शन। इसी प्रकार से जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग होती है, वहाँ पर भी टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो एक तरह का एक जो रियल लाइफ क्लास का जो है माहौल प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार एसिंक्रोनस मतलब समय अलग अलग समय पर किया जाता है। कंटेंट इज अवेलेबल टू बी एक्सेस्ड एट एनी टाइम बाय द स्टूडेंट्स, ये किसी भी समय जो है इसको हम कर सकते हैं, जैसे कि फोरम्स और डिस्कशन बोर्ड्स और ऑफर्ड, ये आप अपने क्वेश्चन पुट कर दीजिए और जब भी समय होगा तो आपका इसका जो है आपको आंसर दिया जाएगा। दिस ओवरकम्स द डिफिकल्टी ऑफ हैविंग टू लर्न एट इनकन्वीनियंट टाइम्स ऑफ द डे। सपोज कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और कोई अमेरिका में बैठा विद्यार्थी पढ़ना चाह रहा है मेरा लेक्चर, तो क्या यह संभव है? संभव है। क्यों? यदि हम सिर्फ ऑनलाइन मोड में चलाएंगे तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि दोनों में समय का जो है वो जो है अंतर है। यहाँ पे दिन है हो तो हो सकता है वो सो रहा हो, या रात का समय हो, तो उसके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन ये यदि हम इसको बाद के लिए भी इसको रखते हैं कि जिन लोगों ने नहीं किया वो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं, तो ये अलग अलग समय के लिए रखा जाता है, तो वह व्यक्ति भी जो है उसको जोड़ सकता है, उससे जुड़ सकता है। इसी प्रकार कंटेंट फॉर्मेट, कंटेंट फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपने जो बनाया है स्टडी मटेरियल, उसका कंटेंट क्या है, मतलब उसके किस तरह से आपने उसमें जो चीज़ें डाली हैं उसे वो किस प्रकार की हैं। जैसे स्टैटिक हो सकता है, स्टैटिक का मतलब होता है जो गतिमान नहीं है,
मतलब वो स्थायी हैं। आपने एक फॉर्मेट बना दिया, उसी फॉर्मेट के अनुसार आप जो लोगों से सूचनाएं मांग रहे हैं या विद्यार्थियों को उन्हीं चीज़ों के जरिए पढ़ा रहे हैं, तो वो स्टैटिक हो गया। डायनेमिक का मतलब होता है कि गतिमान, यानी जिन्हें हम समय के अनुसार चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उन्हें हम डायनेमिक कहेंगे। और उस डायनेमिक के अंतर्गत हम विद्यार्थियों से या पार्टिसिपेंट से फीडबैक प्राप्त करते रहेंगे समय समय पर, और उन फीडबैक के आधार पर हम जो हमारा करिकुलम है उसमें हम फॉर्मेट जो है कंटेंट का, उसमें हम चेंजेस या बदलाव करते रहेंगे। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ई-लर्निंग मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स पॉसिबल, स्पेशली फॉर द लर्नर्स टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर ऑनलाइन देयर ओन। तो आप इसका ये फायदा है कि आप कहीं भी और किसी भी जगह से किसी भी समय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमारा जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं या तकनीक हैं, उसे हम ई लर्निंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ऐसी कौन कौन सी मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं जिनको हम ई लर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। आप किसी भी व्यक्ति के, जैसा कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रास था, वहाँ पर एक प्रोफेसर, ग्रीस के प्रोफेसर थे सोट्रियास, उन्होंने ये स्टडी की थी कि कुछ डेमोग्राफिक जो करेक्टरिस्टिक थे, जो उसके सामाजिक आंकड़े थे विद्यार्थी के, कि वो किस किस माहौल से आया है, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसका जो सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उन बैकग्राउंड के आधार पर, और जो उसे ग्रेडिंग डेटा मिला है, यानी उसको जो मार्क्स मिल रहे हैं, उनके आधार पर उन्होंने मशीन लर्निंग रिग्रेशन मेथड एक जो है बनाया, और उस मशीन लर्निंग रिग्रेशन मेथड के माध्यम से उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो यह व्यक्ति है या स्टूडेंट है, उसका फ्यूचर में भविष्य में क्या परफॉर्मेंस रहेगा। तो यह किस माध्यम से संभव हो पाया? यह संभव हो पाया मशीन लर्निंग या प्रेडिक्शन के माध्यम से। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में एक हैकर्स एसोसिएशन है, उन्होंने इस पर एजुकेशनल पे इस पर उन्होंने इसकी स्टडी करी और बताया कि प्रेडिक्शन मॉडल दैट कैन बी यूज्ड बाय द एजुकेटर्स, यानी जो आपके शिक्षक हैं या शिक्षक मंडली है, शिक्षक मंडल है, वो किस प्रकार से जो स्कूल पॉलिसी मेकर, जो नीति निर्माता हैं, उनको ये बताने में हेल्प की, बताने में मदद की, या भविष्यवाणी करने के लिए कि जो विद्यार्थी होते हैं वो स्कूल क्यों छोड़ देते हैं, वाई द स्टूडेंट टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, उनके स्कूल छोड़ने के पीछे क्या कारण है, उनकी स्टडी करने के लिए उन्होंने एक अपना मॉडल दिया भविष्यवाणी की। इसके आधार पर हम पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो नीतियाँ बना सकते हैं ताकि जो है स्कूल ड्रॉप आउट को रोका जा सके। तो इन दोनों ही उदाहरणों के फलस्वरूप जो IBM कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सभी आपने सुना होगा IBM के बारे में, तो उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट दिया कि एक स्मार्ट क्लासरूम होगी। स्मार्ट क्लासरूम मतलब इंटरनेट के हेल्प से आप करेंगे। तो इसमें क्या होगा, रिस्क ऑफ जो ड्रॉपिंग होगा वो स्टूडेंट्स का कम होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का जो पारिवारिक या की दूरी हो सकता है कि उसके घर से उसकी जो विद्यालय की दूरी हो, या रिमोट एरियाज में रह रहा हो, दूर पहाड़ी पे रह रहा हो, तो किस तरह से प्राप्त करेगा। तो उनके लिए स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा दी गई ताकि वो विद्यार्थी जो है समय पर स्कूल ना छोड़े, जो है बीच में पढ़ाई ना छोड़े। तो ये IBM ने इसका पहल की। जो दूसरा आपका प्रयोग है वो है आपका प्रोसेस इफिशिएंसी, शेड्यूलिंग, ग्रेडिंग, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब शेड्यूल आप किस तरह से बनाएंगे, जो आपका इसका दिनचर्या है, जो इसका करिकुलम है, टाइम टेबल है, उसको किस तरह से बनाएंगे। ग्रेडिंग, इनके जो मार्क्स मिलेंगे उनको हम ग्रेडिंग, जो ऑटोमेटिक ग्रेडिंग होगी उसे हम किस तरह दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जो हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे अपना एजुकेशन का, वो किस तरह बनाएंगे। तो इनके लिए भी मशीन लर्निंग इस्तेमाल की जाती है। तो पहला इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका है लर्निंग एनालिटिक्स। तो लर्निंग एनालिटिक्स कह सकते हैं आपकी जो इसका लेखन है उसकी जो आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसकी आप विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक ऐसे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाता है, सांख्यिकी मॉडल्स बनाता है, जो कि स्टूडेंट के नॉलेज को प्रोवाइड कंप्यूटराइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ऑन लर्निंग द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड डियर इंस्ट्रक्टर्स। तो जो विद्यार्थियों ने सीखा है, उनके जो सीखने की चीज़ें हैं, जो चीज़ उनको सीखी है, कितना सीखा है, और इंस्ट्रक्टर्स उनको कितना अच्छे से समझा पाया है,
इनकी जो एनालिसिस की जाती है वो लर्निंग एनालिटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मशीन लर्निंग की, इसके माध्यम से की जा सकती है। इसी प्रकार कंटेंट एनालिसिस मतलब जो भी आपका सिलेबस है, जो उसका कंटेंट आपने बनाया है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स का, उसके बारे में भी जो है हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक सेक्शंस कर सकते हैं, लेक्चर वीडियोस उनके एनालिटिक्स भी कर सकते हैं कि वो कितना प्रयोग है, कितने उपयोगी है या नहीं है, इनके बारे में कर सकते हैं। इसी प्रकार शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, किस प्रकार हम शेड्यूल करें, क्या समय हमारे लिए उचित रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कौन सा समय उचित रहेगा, इसके बारे में यदि हम करें तो इसके लिए हमें मशीन लर्निंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम, जैसा कि आप सभी को अभी आप लोग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते होंगे, उन्हें आप सबमिट करते होंगे, तो वहाँ पे ग्रेड मिलती होगी आपको कि 10 में से आपको 5 मार्क्स मिले हैं, तो वो किस प्रकार हो जाती है, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम आपका बना हुआ है, और अगर आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका आंसर सही हुआ है तो नंबर मिलेगा, वरना नंबर नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका जो टिपिकल ट्रेडिशनल नंबर था पहले चेक करने का इवेल्युएशन का, वो चेंज हो चुका है ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम से। ये समय की बचत करता है। इसी प्रकार कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, यानी जो चीज़ें हम करके सीखते थे कि डेटा माइनिंग पावरफुल टूल टू वैलिडेट द थ्योरीज, यानी जो भी आपकी थ्योरीज दी गई हैं उन्हें हम किस प्रकार से करके सीखेंगे, उसके बारे में भी हम कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया कि सिमुलेशन जैसे हो सकता है, यानी जो भी थ्योरी दी गई उसका हम डायरेक्ट ना करके एक कंप्यूटर के माध्यम से उसको अप्लाई करेंगे उस थ्योरी को, तो उसको हम उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार एक्टिव लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, अर्थात यदि हम कोई नई पेडागोजी या टीचिंग माध्यम या हम कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं या इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं अपनी प्रणाली में, अपने सिस्टम में, तो उसको भी हम कंप्यूटर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो देखिए कुछ एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर जो कि ई लर्निंग के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं और वर्तमान में प्रयोग किए जा सकते हैं। रिसेंटली डिजिटल एजुकेशन वेंचर कैपिटलिस्ट टॉम वेंडर आर शेयर 8 डिफरेंट एरियाज, 8 डिफरेंट जो है एरियाज उन्होंने सर्च किए हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं या एप्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि कंटेंट एनालिटिक्स के लिए आपको गुरु, IBM वाटसन कंटेंट एनालिटिक्स, ये 2 ऐप हैं या 2 सॉफ्टवेयर हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपका जो कंटेंट बना है वो सुटेबल है या नहीं है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुरु और IBM वाटसन कंटेंट एनालिटिक्स। इसी प्रकार लर्निंग एनालिटिक्स में यानी विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसका लेवल क्या है, कितना वो सीख पाए, कितना नहीं सीख पाए हैं, और जो इंस्ट्रक्टर है वो उनको समझाने में कितना सफल रहा है, इसका जो एनालिसिस है वो हम लर्निंग एनालिटिक्स के माध्यम से करते हैं। ये 2 प्रकार का हो सकता है, एडॉप्टिव लर्निंग सिस्टम, जिसके लिए हमारे पास ड्रीम बॉक्स, एलकेस, रीजनिंग माइंड एंड न्यूटन, ये 4 प्रकार के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार गेम बेस्ड लर्निंग जैसे कि ST मैथ एंड मंगए, तो ये इस प्रकार के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार डायनामिक शेड्यूलिंग, न्यू क्लासरूम ये प्लेटफॉर्म है जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम किस प्रकार से अपनी क्लास को शेड्यूल करेंगे ताकि जो विद्यार्थियों को सुविधा रहे। इसी प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम, किस प्रकार हम ऑटोमेटिक ग्रेडिंग करेंगे विद्यार्थियों की ताकि उन्हें जो समय लगता है उनके इवेल्युएशन में उसे बचाया जा सके। तो इसके लिए हम पियर्सन्स ट्राई टू लर्न या एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या टर्निटिन, आप सभी ने टर्निटिन के बारे में जरूर सुना होगा। टर्निटिन दरअसल जो होता है वो प्लेगरिज्म को चेक करता है, यानी कितनी समानता आपके रिसर्च में है या आपने जो लिखा हुआ है वो कितनी समानता है दूसरों से, क्योंकि जो प्लेगरिज्म है उसके खिलाफ UGC ने और इन सब ने काफ़ी कड़े रूल बने हुए हैं कि आप इससे 10-15% से ज़्यादा आप किसी व्यक्ति का जो लिटरेचर है या चीज़ें हैं उसके द्वारा उन्हें आप अपने रिसर्च में शामिल नहीं कर सकते। तो टर्निटिन बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि इस्तेमाल किया जाता है इस समानता को पहचानने के लिए। इसी प्रकार प्रोसेस इंटेलिजेंस टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके लिए आपके ब्राइट बाइट्स, क्लैरिटी है। इसके अलावा आपके पास में जेंजाबार और IBM स्पेसेस, आप सभी ने सुना होगा IBM स्पेसेस के बारे में, तो ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं एनालिसिस के लिए। प्रोसेस इंटेलिजेंस यानी जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो
कितना अच्छा चल रहा है, इसकी स्टडी करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार मैचिंग टीचर्स एंड स्कूल्स, टीचर्स सपोज कि आपको मैथ के टीचर चाहिए आपके सिटी में, तो आपको माई एड मैच के नाम से एंड टीचर मैच के नाम से जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उस पर आप डालेंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड टीचर्स होंगे उनके बारे में डेटा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोडक्टिव एनालिटिक्स एंड डेटा माइनिंग। प्रोडक्टिव एनालिटिक्स का मतलब होता है जो आपका जो प्रीवियस डेटा है, पुराना डेटा है और वर्तमान में जो चल रहा है उसके आधार पे आप भविष्य के बारे में कैसे जो है आप बताएंगे, कैसे हम भविष्यवाणी करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैप जो होता है पैटर्न ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स, इम्प्रूव लर्निंग। इसी तरह से जो कुछ और भी प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हम उच्च शिक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा निष्कर्ष है वो ये है कि हम इस समय जो वर्तमान जो परिदृश्य है, जो कि कोरोना महामारी का परिदृश्य है, जहाँ पर ऑफलाइन या हमारी जो क्लासरूम्स होती थी ट्रेडिशनल, वो संभव नहीं है और डेटा हमारे पास काफ़ी है, स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिसे हम रोक नहीं सकते। तो इस माध्यम में, इस समय में मशीन लर्निंग का जो जितना ही अच्छा इस्तेमाल हम करेंगे वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे शैक्षणिक वातावरण के लिए अच्छा साबित होगा। अंत में जो मशीन लर्निंग का जो प्रयोग है वो हम शिक्षा में कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है या आने वाला भविष्य किस प्रकार इसका है, इसके बारे में हम इस जो पोल लियम राइट जो कि सीईओ हैं ट्रू इंटरेक्शन, या एक कंपनी है जो कि मशीन लर्निंग जो टेक्निक्स है, सॉफ्टवेयर्स है, उनको अवेलेबल कराती है एजुकेटर्स को। यानी एजुकेशन में जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, उसकी एक कंपनी है ट्रू इंटरेक्शन। उसके जो सीईओ हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पेरेंट्स आर कंटिन्यूअली एक्सपोज टू न्यू टेक्नोलॉजी वाया देयर चिल्ड्रन। यानी जो माता पिता हैं वो अपने चिल्ड्रन के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में रूबरू हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, जान रहे हैं। Whether it be iPad app uses tricks to advent of the robotics competitions and perhaps now new ways of thinking। इसलिए हमें नई चीज़ों, जो इनोवेटिव चीज़ें हैं, उनके लिए हमें आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद मशीन लर्निंग, जो कि हमें संभव हो पाएगा सिर्फ मशीन लर्निंग बेस्ड जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स है उसके इंटरेक्शन के साथ ही सिर्फ संभव हो पाएगा। यानी यदि हमें भविष्य में एजुकेशन को बढ़ावा देना है टेक्नोलॉजी के साथ में, तो हमें मशीन लर्निंग को इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपका एक तो स्टेटमेंट है सीईओ जो कि कंपनी है सबसे बड़ी, उसके सीईओ का। तो इससे आप जान सकते हैं कि मशीन लर्निंग भविष्य में कितना ज़्यादा उपयोग में आने वाली है, खासकर उच्च शिक्षा में। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र सर। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आप एक बार इस शेयर रोक दें, स्क्रीन शेयर रोकें। हाँ जी सर। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने ई लर्निंग, मशीन लर्निंग और उसकी उपयोगिता को जिस तरह आपने प्रतिभागियों तक पहुंचाया है, और जो अंत में आपने एक लाइन कही कि अब आने वाला समय खासकर उच्च शिक्षा में मशीन लर्निंग का है, तो इससे सब लोग सहमत ही होंगे कि जिस तरह हम अभी कोरोना जैसे पैंडेमिक स्थिति से गुजर रहे हैं, और यदि ये मशीन लर्निंग नहीं होता तो शायद हम एक दूसरे से न रूबरू हो पाते, न एक दूसरे को जान पाते, समझ पाते। तो मीडिया ने, खासकर सोशल मीडिया ने, जो आपने बताया शुरुआत में, जो आपने एक कोट करके बताया था कि सोशल मीडिया, मशीन, ट्रांसपोर्ट, तो जिसमें सोशल मीडिया का जो बहुत बड़ा हाथ है, जो आजकल सब लोग उसका बेधड़क यूज कर रहे हैं, तो उसकी एक अपनी अलग महत्ता है। और मशीन लर्निंग, ई लर्निंग का खासकर उच्च शिक्षा में एक नया मुकाम हासिल तो होने वाला है, और जो भी इससे नहीं गुजरेगा वह नए नए नवाचार नहीं जान पाएगा। ये मशीन लर्निंग नया नवाचार लेकर आया है, और उस नवाचार को जानने के लिए हमें, जैसे हम कहते हैं ना, अपडेट होना जरूरी है। तो आपने हमें बताया कि हमें किस तरह अपडेट रहना है, और अपडेट रहने के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, उसको आपने बहुत बखूबी तरह से बताया। मुझे लग रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, आपने इतना बढ़िया व्याख्यान दिया है कि अभी तक किसी पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चंस नहीं लिखा है। एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन लिखा है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। और उन्होंने जो क्वेश्चन भी लिखा है उसको अंग्रेजी में लिखा है
और क्योंकि हमारा इंग्लिश क्लास है, चूंकि क्वेश्चंस एक ही है तो मैं उस क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ। Which machine learning technique is used for pattern recognition in data? I think it should be supervised under classification. Please explain. Actually, for the pattern of the data, basically unsupervised learning is used, because in supervised learning we have to, there is a phenomena which supervise the already input and some model, and it will give certain output. So there is no pattern recognition in supervised. It will be done only by the unsupervised. You can, because when you free the machine to think itself, that's why only then it will be pattern recognized. यानी आप यदि उस पे आप सुपरविजन रखेंगे तो वो अपने आप से पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। यदि आप उसे खुला छोड़ देंगे तो आप सिर्फ इनपुट डेटा किया, तब वो संभव हो पाएगा कि वो अनसुपरवाइज लर्निंग जो है उसमें वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सके, जैसा मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से बताया। एक पर्सनल सवाल मेरा है, जी, क्या मशीन लर्निंग के आ जाने से उच्च शिक्षा में एक जो क्लासरूम की जो प्रक्रिया है, जो हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं, उससे समस्या होगी? और एक जो भारतीय परंपरा है शिष्य और गुरु वाला, जिसमें आई कांटेक्ट होना जरूरी है, अभी हमारा आई कांटेक्ट हो तो रहा है, लेकिन क्लासरूम में जिस तरह से हम क्लास में बैठे हुए होते हैं और 40 बच्चे होते हैं और हम सबसे पीछे वाले बच्चे के पास जाकर उसकी सब कुछ हम चेक कर लेते हैं, तो क्या इस मशीन लर्निंग से जो एक गुरु शिष्य संबंध वाला, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी? देखिए आलोक जी, मैं इस चीज से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग की जगह कोई नहीं ले सकता। जी जी। क्योंकि एक जो माहौल होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है स्टूडेंट्स के साथ में, और एक जो भावनात्मक होता है कि आप अपने विद्यार्थी को देख करके समझ जाते हैं कि वो समझ में उसको आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी जगह ये टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती है। लेकिन आजकल के परिदृश्य को देखते हुए, जैसा कि जो आप होता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें आवश्यकता पड़ी तभी हम जान पाए कि जूम क्या है, तभी जान पाए गूगल मीट क्या है, इससे पहले हम लोग कभी नहीं जान पाए। इसी प्रकार मशीन लर्निंग जो है ये आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल की जाएगी। हो सकता है कि आगे भी इस्तेमाल की जाती रहे, क्योंकि बहुत रिमोट एरियाज ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में या पहाड़ियों पर जहाँ पर क्लासरूम टीचिंग संभव नहीं है या दिक्कत वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ के विद्यार्थियों के लिए ये वरदान साबित होगी। जी बिल्कुल। अब एक शिवलाल अहिरवार हैं, वो क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे हैं, आपके लिए कमेंट लिखा है, उन्होंने कहा है कि जरूर पढ़ लेने के लिए। इस कोरोना काल में ई लर्निंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अभाव में हम विद्यार्थियों तक जानकारी प्रेषित नहीं कर सकते हैं, और आज सर ने ई लर्निंग पर बहुत ही सरल शब्दों में विस्तार से समझाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे मेरे सामने आया है। जो भी लोग लिख रहे हैं वो सब लोग लिख रहे हैं कि अत्यंत सारगर्भित व्याख्यान। धन्यवाद। और एक जो है वो पीपीटी स्पष्ट नहीं दिख रहा था, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यदि आप पीपीटी भेज देंगे या तो सचिन ग्रुप में डाल देंगे, जिससे कि वो लोग उसे देख पाए। तो कह रहे पीपीटी स्पष्ट नहीं दिख रहा था, तो इसके बारे में अच्छा एक सवाल आ ही गया अंत में जाते जाते, और राकेश जी हमेशा सवाल पूछते ही हैं। मैं सोच रहा था 3 लोग हमेशा सवाल पूछते हैं, महेश कुमार चौधरी जी, राकेश जी और मनीषा जी। तो अभी एक सवाल आ गया राकेश जी का कि महोदय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं नवाचार पर आपके सहज विचारों से प्रोत्साहित होते हुए यह व्याख्यान नवनियुक्त प्राध्यापकों के लिए उच्च शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। ये भी सवाल नहीं है सर, ये आपके लिए धन्यवाद। एक वो है, सर को मेरा हार्दिक नमन है। तो देखिए ये होता है कि 2 बातें होती हैं, जब सबको सब कुछ समझ आता है तो उनके पास सवाल ही नहीं होता। और मुझे लगता है कि आप मैंने प्रयास किया कि जो है साधारण शब्दों में बात को अपने रख सकूं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या जो जटिल, मैंने महेश जी का नाम लिया था और महेश जी ने सवाल डाल ही दिया कि कंप्यूटर ज्ञान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। सवाल पूछना है तो पूछना है आपसे। जी जी। अब आजकल जो है वर्तमान में मुझे लगता है कि फेसबुक और स्मार्टफोन के ज़माने में कंप्यूटर सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
क्योंकि मुझे लगता है कि जो व्यक्ति स्मार्टफोन और व्हाट्सएप फेसबुक चला सकता है वो कंप्यूटर भी सीख सकता है, क्योंकि दोनों का ही प्रोग्रामिंग और सब कुछ सेम है। तो थोड़ा सा प्रयास करिए, यूट्यूब पे जाइए, और जब चीज़ें अपने हाथ में होती हैं तो इंसान अपने आप सीख ही जाता है। मैं तो इसी चीज़ को मानता हूँ। चलिए, और अब मुझे नहीं लग रहा कि इतना इंतजार करने, सोच रहे थे कि कोई एक दो सवाल दे देंगे, लेकिन कोई सवाल देने को राजी नहीं है। तो आप सचिन धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करें, फिर हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं। एक नारायण चौधरी जी हैं, इनका कमेंट पढ़कर सुना देता हूं मैं। हाँ, आदरणीय सर, आपने अत्यंत ही सहज एवं सरल ढंग से इस विषय को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक सर ने जैसे बताया है कि क्वेश्चन ढूंढने में हम आज नाकाम ही रहे हैं, क्योंकि उधर से क्वेश्चन आए नहीं है। और तो एक बताएं धर्मेंद्र जी, हमारे पास क्वेश्चंस इतने ज्यादा होते थे कि हम सबका पूछ नहीं पाते थे, लेकिन आज हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो मिल नहीं रहा है। इसका मतलब या तो सब कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया, दो ही चीजें होती हैं। देखिए, हम तो यही मानते हैं कि सबको सब कुछ समझ में आ गया। सचिन बताए, सचिन बोल रहे थे कुछ। जी धर्मेंद्र सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कमेंट हम लोग, लाइव कमेंट्स हम लोग देख सकते हैं, तो इसमें सबने यही बोला है, बहुत ज्ञानवर्धक व्याख्यान, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, वेरी नाइस लेक्चर, थैंक यू सर। तो वो तो आपको धन्यवाद दे ही रहे हैं, इतने अच्छे से आपने अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत किया है सर। हमारे तरफ से और पूरे रामानुजन परिवार की तरफ से भी मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सर। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें अपना टाइम निकाल कर हमें दिया थोड़ा सा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिस बखूबी से आपने अपना ये लेक्चर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धर्मेंद्र सर। धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। संपूर्ण रामानुजन कॉलेज को सभी बधाई के पात्र हैं इतने अच्छे कार्यक्रम को कराने के लिए, और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।